सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती, आपको भी मेरा नमस्कार। सोनाली जी, आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। क्या हाल चाल है आरती? बिल्कुल ठीक है। और इस बारिश तरह के दिनों में बारिश का आनंद ले रही है। बिल्कुल, बारिश में भीगते हुए आइए, भीगते हुए जाइए। यही आनंद है। तो बारिश जो है बहुत खूबसूरत ऋतु है, पर उसका आनंद हमें सावधानी के साथ लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे तो ऐसा होता है ना कि बारिश का मौसम आया कि पर्यटन का आनंद लेने के लिए हम सभी उमड़ पड़ते हैं। ये तो है, लेकिन ये सोचते नहीं है कि कुछ हमें परेशानी भी हो सकती है या कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए, क्योंकि बारिश के जो दिन होते हैं ना, थोड़े से खतरनाक होते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे जब हम पहाड़ों पे या ऐसी जगहों पे जाते हैं ना, तो थोड़ी फिसलन भरा वो जगह रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन आपके क्या अनुभव हैं, हमारी जो भी सखियां हैं और सखा हैं, उनके क्या अनुभव हैं? वो कभी बारिश के दिनों में घूमने गए हैं, तो उनकी क्या यादगार वो किस्सा है जो वो बताना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं? बिल्कुल, अपने अनुभव लिखकर भेजें तो हमें ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल। कि बारिश में कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए, ये तो हम सभी जानते हैं। पर अगर आप कभी घूमने गए थे और फोटो लेने कहीं बहुत दूर चले गए, लंबे चले गए, पैर फिसल गया, या फिर बहुत सावधानी के साथ आपने फोटोज ली है, जो भी अपने अनुभव है वो हमसे बिल्कुल साझा आपने कीजिए। किस तरह से कौन कौन सी सावधानियां ली जिसकी वजह से आपका सफर जो था वो बहुत सुहाना बन गया जी। तो आप ये सब हमें बताइए। और साथ ही हम क्या बात करने वाले हैं? मुझे कुछ कहना है इसके अंतर्गत। हम थूकने की बुरी आदत कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो इतनी गंदगी फैलाते हैं। अपने घर में हम बहुत स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, हम अपने घर में वॉश बेसिन में जाके ही थूकते हैं, लेकिन बाहर, घर से बाहर निकले कि इधर उधर थूकना शुरू हो जाता है। ये बहुत गंदी आदत है, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो फैलती ही हैं। साथ ही जो बाहर के पर्यटक बाहर के देशों से आते हैं या घूमने के लिए, वो जब देखते हैं कि सड़कों पे किस तरह से हम लोग इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं, तो उससे हमारे जो देश का है ना, वो प्रभाव गलत पड़ता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने देश का जो अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको बना के रखें। जी, और ये बात आपने कही है ना आरती, तो जब हम ही लोग विदेशों में घूमने जाते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि वहां पर फाइन होता है। तो वहां हम बहुत सावधानी के साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, पर अपने देश में आके सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने देश का गौरव हमें खुद बनाए रखना है। साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम डॉक्टर बुधरी ताती के बारे में जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और उपयुक्त टिप्स, वो है जलने कटने पर, कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाना बनाते समय कभी कुकर छूट गया या इस तरह का तवे से हमारे हाथ जल गया या कुछ करने से हाथ जल गया या कट गया, तो हम उस समय क्या चिकित्सा अपना सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। वो तो हम आपको बताएंगे जी। और साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। हमारे देश में अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है, पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस आज मनाया जाता है। तो हम अपने सभी साथियों को मित्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप भी हमारे मित्र ही है ना। जी, सखा है हमारे साथी, उनके नाम में ही सखा है, सखी है, तो हमारे तो बहुत करीबी। ये हमारा दिवस है, समझिए। जी। हम सभी का दिवस है। जी बिल्कुल। और आप क्या करें? बिल्कुल, एक गीत सुनते हैं ना, सुन लेते हैं गीत। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है? आदाए दिल के जानता ही नहीं, आदाए दिल के जानता ही नहीं,
मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। मुझसे बात करती हो। भोलेपन में है वफा की खुशबू, भोलेपन में है वफा की खुशबू, तुझ पे सब कुछ न क्यों लुटाऊं मैं, मेरा बेताब दिल ये कहता है, तेरे साए से लिपट जाऊं मैं। मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, ना हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं। बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो। मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। तो जब दोस्ती है तो वहाँ पर बात करना बहुत जरूरी होता है ना? जब हम मिलते रहते हैं ना तो हमारी दोस्ती बनी रहती है। जब हम थोड़ा बहुत मिलना बंद भी कर देते हैं ना, फिर भी हमारी दोस्ती बनी रहती है, क्योंकि हम दिल से जुड़े होते हैं। हाँ। कुछ रिश्ते होते हैं जो हम ऊपर से अपने साथ लेकर आते हैं। जिस घर में हम पैदा होते हैं वो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन एक रिश्ता जो होता है ना वो हम खुद बनाते हैं, वो है दोस्ती का रिश्ता। बिल्कुल दोस्ती का रिश्ता है। और हमारे बीच में और श्रोताओं के बीच में, सखियों के बीच में ये प्यार से रिश्ते की डोर बंधी हुई है ना? तो आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। प्रतिवर्ष 30 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 से की थी और इस दिवस का उद्देश्य लोगों, समाज और देश के बीच मित्रता, विश्वास और सद्भाव और शांति को बढ़ावा देना है। बिल्कुल। और मित्रता केवल साथ में घूमने फिरने या हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती है। ये एक दूसरे की भावनाओं को समझने, गलतियों पर रोक लगाने, सही मार्ग दिखाने और सफलता पर दिल से खुश होने का नाम है। सच्चा मित्र हमारी कमियों को तो छुपाता नहीं, बल्कि उन्हें दूर करने का हमें साहस देता है। वो हमारे मुंह पे बताएगा कि ये कमी है। अगर कोई हमें बताएगा नहीं हमारे अंदर क्या कमी है तो हम उसे दूर कैसे करेंगे? तो वो सच्चा मित्र जो होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि ये बुरा मान जाएगा, वो सीधे बताता है कि ये तुम्हारी कमी है, इसे तुम्हें दूर करना चाहिए। और जिसके लिए कमी बताई है उसे भी बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर वो सच्चा मित्र नहीं होगा। बिल्कुल। और क्या, क्योंकि आपकी गलतियां बताने वाला कोई मित्र आपके साथ है, ये बहुत भाग्य की बात है। जी।
एक साथी ने लिखा है आरती कि दोस्त शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से फारसी से हुई है, जिसे हिंदी भाषा ने इतने प्यार से अपनाया है कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। हिंदी में इसे मित्रता या मैत्री भी कहा जाता है। इस शब्द में एक ठहराव है। ये रिश्ता खून के रिश्तों से अलग होता है क्योंकि इसे हम खुद चुनते हैं। स्वतंत्रता दोस्ती में उम्र, जाति, धर्म या हैसियत की कोई सीमा नहीं होती। ये पूरी तरह स्वतंत्र और शुद्ध भावना है। बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो कहती हैं कि दोस्त वही जो हर हाल में साथ निभाए, बिना कहे दिल की हर बात समझ जाए। और एक और हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाए जाने की शुरुआत साल 1958 में हुई थी और पैराग्वे के डॉक्टर थे रेमोन ऑर्टेमियो ब्राचो ने एक अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य देशों और समाजों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देकर शांति स्थापित करना था। बाद में इस विचार को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली और 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित कर दिया। एक साथी लिखते हैं, सच्चा मित्र वह है जो हमारी मुस्कान के पीछे दर्द को भी पढ़ ले, बिना कुछ कहे हमारे साथ खड़ा रहे। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की खुशबू कभी नहीं बदलती। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, साथ बिताए अनगिनत पल, दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाए, यदि दिलों में अपनापन हो तो दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती। बिल्कुल। क्या हमारे एक साथी कहते हैं, सोनाली, जब जिंदगी में बहुत बुरा हो जाए, कुछ ना रहे और उस समय दोस्त का हाथ गलबहियां कंधे पर टिके और दोस्त ये कहे कुछ भी नहीं हुआ, बस तू ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम है ना। सच में बहुत ज्यादा इससे हमें संबल मिलता है। तो हमें लगता है कोई है साथ में, कोई है कि अरे मैं हूं ना, तो चिंता क्यों करता है या चिंता क्यों करती है। शब्द होते हैं जी, यही बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं। एक साथी कहते हैं, मुझे दोस्ती पर बहुत विश्वास है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद चुनता है। ये रिश्ता विश्वास, अपनापन, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम के मजबूत नींव पर टिका होता है। जीवन के हर सुख दुख, सफलता असफलता और कठिन समय में सच्चा दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। विविध भारती के द्वारा हमें आप जैसी सखियों के साथ कई सारे श्रोता मित्र भी मिले हैं। आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से चुना जाता है। यही रिश्ता मुश्किल वक्त में सहारा बनता है और खुशियों को दोगुना कर देता है। दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से हम चुनते हैं और ये कहते हैं कि दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। एक साथी कहते हैं, दोस्ती जिंदगी का वो संगीत है जो पतझड़ में भी बाहर का एहसास कराता है। ये कोई व्यापार नहीं बल्कि एक आत्मिक संबंध है। यही आपकी जिंदगी में एक भी ऐसा दोस्त है जिससे आप बिना झिझक अपने दिल की हर बात साझा कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। बहुत सुंदर बात लिखी है। इसी तरह की बातें हमारे सभी साथियों ने लिखी है। हाँ, तो एक गीत सुनते हैं। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तो कितना सुंदर गीत था और ये गाना सुन के हर किसी को अपने दोस्त की याद आई होगी। बिल्कुल। पर जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, भले ही वे हमारे मित्र न हो पर एक हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, जिनकी बदौलत हमारी जिंदगी संवर जाती है। बिल्कुल। और ऐसे ही लोग होते हैं ना जो हमें प्रेरणा देते हैं कुछ अपने भी जीवन में कुछ अच्छा कर दिखाने की और लोगों की सेवा करने की, क्योंकि वो जो सेवा के जरिए अपनी एक पहचान बनाते हैं ना, वो सच में बहुत ज्यादा उनको महान हम कह सकते हैं, क्योंकि यानी उनसे हमें प्रेरणा मिलती है बहुत ज्यादा। वो दूसरों की सहायता के लिए अपनी लाइफ को, अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं, समर्पित कर देते हैं। जी, तो आज हम याद करेंगे कहानी पद्मश्री में डॉक्टर बुधरी ताती। वो जी बिल्कुल। डॉक्टर बुधरी ताती छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के हीरानार गांव की प्रसिद्ध समाज सेविका है। बस्तर अंचल में उन्हें लोग प्रेम और सम्मान से बड़ी दीदी या बुआ के नाम से जानते हैं। बुधरी ताती का जन्म 15 सितंबर 1966 को हीरानगर गांव में हुआ था। वे बहुत ही साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी परिवार में जन्मी थी। बिल्कुल। और जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण किया। बचपन से ही उनमें पढ़ने की लगन और समाज सेवा की भावना थी। सिर्फ 15 वर्ष की आयु थी उनकी जब उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित करने का निर्णय ले लिया। कितनी छोटी सी उम्र होती है जब बच्चे खेलते हैं, आपस में बात करना, अपनी सखी सहेलियों में लगे होते हैं, उस समय उन्होंने समाज सेवा का निर्णय लिया। यानी हम तो सोच भी नहीं सकते कि उस उम्र में इतनी सुलझी हुई सोच होगी। बिल्कुल। और वर्ष 1981 में उन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ली और 1984 में वनवासी समाज के बीच सेवा कार्यों से वो जुड़ गई। आगे चल के नागपुर में सामाजिक कार्य का उन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और वर्ष 1986 में उन्होंने बस्तर के दुर्गम जिले और जंगल के में पैदल घूम कर लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। उस समय अधिकांश गांवों में सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना अभियान जारी रखा। और डॉक्टर बुधरी ताती ने 1990 में केवल 11 बालिकाओं के साथ में छात्रावास की शुरुआत की थी, जहां आज उनके प्रयासों से अनेक वनवासी बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने परिवारों को समझाया कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा ही है। उनके छात्रावास की कई छात्राएं आज शिक्षिका, नर्स और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। और डॉक्टर बुधरी ताती ने मां शंखिनी महिला उत्थान केंद्र की स्थापना करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया, जिसमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, साथ ही महिलाओं को बचत, शिक्षा और आत्मविश्वास का महत्व भी समझाया। और इसके अलावा उन्होंने गांव-गांव जाकर स्वच्छता का संदेश दिया, बहुत से नशा मुक्ति अभियान चलाए, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया, साथ ही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। बस्तर और अबूझमाड़ जैसे कठिन इलाकों में काम करना आसान नहीं था और वहां पर उन्हें कई सारी धमकियों का और विरोध का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वे लगभग 570 दूरस्थ गांवों तक पैदल पहुंची, वहां के लोगों का विश्वास जीता। डॉक्टर ताती अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीती है और उन्होंने अविवाहित रहकर समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। वो हमेशा पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में दिखाई देती है और अपनी संस्कृति पर गर्व करती है। और डॉक्टर बुधरी ताती का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता पद, धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए निस्वार्थ कामों में होती है। उन्होंने सिद्ध किया कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो एक व्यक्ति भी हजारों लोगों के जीवन में आशा और परिवर्तन की नई
नई रोशनी ला सकता है। लगभग 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बिल्कुल। तो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी इनका जीवन रहा है और हमेशा इन्होंने दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाया है। अब एक संदेश सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, संगीत सुन। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं, वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है। काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें। हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इंफॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है। फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन। आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी। तेरी खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिए, खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे। दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। क्या कहेगा ये समा इन राहों
रूठी नहीं है। बस मैसेज निकाल रहे थे, कमेंट्स निकाल रहे थे, इसलिए नहीं बोल रहे थे। रूठ गई। रूठे नहीं है, और क्योंकि बारिश के दिन है, घूमने फिरने का ऐसा मन करता है ना कि चलो, इतनी जो बूंदें पड़ेंगी ना चेहरे पे, मुंह पे, हाथ पे, सब बहुत अच्छा लगेगा। वो जो फुहारे आती है ना, पर उसके लिए रिमझिम रिमझिम बारिश चाहिए, तेज नहीं चाहिए कि एकदम से भागना ही पड़ जाए, नहीं भैया बहुत हो गया, चलो। और फिर फिसलने का डर भी है ना, बिल्कुल, कि अगर तेज दौड़ पड़े बारिश में तो भी गिर गए, तो फिर तो ये बारिश जो है ना हमें बहुत दुखदायक हो जाएगी। पानी भर गया अगर, और हम ऐसे ही चल दिए उस पानी भरे में, और कुछ पैरों के नीचे आ गया, तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हम बारिश के दिनों में कहीं निकलते हैं तो। और उसमें ना हमारे चप्पल या फुटवेयर जो हम पहनते हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो बारिश वाली जो चप्पल होती है ना, उससे छींटे भी नहीं उड़ते हैं, और वो इतनी लाइट होती है ना कि वो धंसती भी नहीं है जैसे कीचड़ के इसमें। तो चप्पल का बहुत हमें खास ध्यान रखना चाहिए। और खासकर मुंबई की इतनी बारिश होती है यहाँ पर कि यहाँ पर हम बिना छाता लिए घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि खुला है, एकदम मौसम अच्छा है, और पता चला 5 मिनट के बाद में झमाझम बारिश शुरू हो गई। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपना। और बारिश का केवल अगर कहा जाए तो बारिश केवल एक ऋतु नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक उत्सव है ना? एक उत्सव होता है कि जो धरती को नया जीवन देता है ना। जब बारिश होती है उसके बाद देखो क्या हरी, एकदम लाइट हरे, मतलब हल्के हल्के हरे रंग के जो पत्ते होते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं। मतलब जो सूखी हुई डंडियां, जब सूखे हुए झाड़ जो होते हैं ना, धूप की वजह से हो जाते हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो एकदम खिल जाते हैं, जैसे हरी हरी कोपले आ जाती है। और जैसे ना हम बाहर घूमने जब जाते हैं ना, तब देखते हैं कि ऐसा लगता है कि धरती माता ने हरी रंग की शाल ओढ़ ली है। बिल्कुल, इतना अच्छा आंखों को लगता है, ऐसा दिमाग को इतना ज्यादा शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरा रहता है। और जैसे ही आसमान से बूंदे बरसती है ना, तो सूखी धरती जो है वो मुस्कुराने लगती है कि चलो हम बिल्कुल हमारी तरह। बिल्कुल। और पेड़ पौधे हरियाली की नई चादर ओढ़ लेते हैं, और नदियां, झरने और पहाड़ जो है वो अपनी पूरी शोभा में नजर आने लगते हैं। ऐसे मनमोहक दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और मानसून का मौसम पर्यटन प्रेमियों के लिए किसी सुंदर सपने से कम नहीं होता आरती। बादलों से घिरी पहाड़ियां, धुंध में लिपटी घाटियां, वर्षा की रिमझिम फुहारे और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को अद्भुत सुकून देती है। और बारिश के दिनों में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। झरनों का उफान, जंगलों की हरियाली और खेतों की लहलहाती फसलें यात्रियों को एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती है। सच में, अब अगर हम अपने किसी गाड़ी से जा रहे हैं ना, तो या ट्रेन से भी जा रहे हैं, तो ये जो दृश्य होते हैं ना, ऐसे मनमोहक होते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे चित्र उकेर दिए हो पूरी धरती पे ना। बहुत सुंदर लगता है। और यही कारण है कि मानसून जो पर्यटन है वो आज देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लोग शहरों की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताने निकल पड़ते हैं। लेकिन प्रकृति जितनी मोहक होती है, उतनी ही संवेदनशील भी। बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद तभी सार्थक होता है जब उसके साथ सावधानी भी जुड़ी हो। और अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।
अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली और हम बारिश की बातें कर रहे थे। आरती, बारिश की बातें कर रहे थे हम, और साथ ही तेज जो जब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है तो भूस्खलन भी हो जाता है वहां पे कभी कभी ऐसी जगहों पे, जब अचानक बढ़ता जलस्तर और जो फिसलन भरे रास्ते हैं और खराब जो दृश्यता होती है वो यात्रा को जोखिमपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए पहले से ही। और अगर किसी क्षेत्र में भारी वर्षा या बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है तो यात्रा स्थगित कर देने में ही समझदारी है। यात्रा के दौरान रेनकोट, छाता, वाटरप्रूफ जूते, अतिरिक्त कपड़े, प्राथमिक उपचार की किट, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर जरूर याद करके रख लें। बिल्कुल रखना जरूरी है। अगर हमारा मोबाइल बंद हो गया तो हम तो फिर लोगों के संपर्क से टूट ही जाएंगे ना। और जो प्राथमिक चिकित्सा किट होती है ना वो तो बहुत जरूरी है। और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्धारित मार्गों पर ही चलना जरूरी है। चेतावनी बोर्डों की अनदेखी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। नदी, झरने या तेज बहाव वाले स्थानों के अत्यधिक निकट जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षणों की लापरवाही जीवन भर का पछतावा बन सकती है। आज के सोशल मीडिया के युग में सुंदर तस्वीरें और रील बनाने का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर सावधानी में ही बहुत ज्यादा सुरक्षा है। बिल्कुल, तो भले ही आज रील ना बन पाए तो उसमें दुख करने की जरूरत नहीं है, बाद में बना लीजिए अगली बार, क्योंकि जान है तो ये खूबसूरत जहान है। बिल्कुल। और कई बार लोग रोमांच के नाम पर खतरनाक चट्टानों, झरनों और किनारों या उफनती हुई नदियों के पास जाकर सेल्फी और वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसे जोखिम केवल कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे खूबसूरत तस्वीर वही है जिसे सुरक्षित घर लौटकर हम मुस्कुराते हुए देख सकते हैं। ये बहुत सही बात आपने कही। और अगर हम सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो जो भी वाहन हम चला रहे हैं उसकी अच्छी तरह जांच कर लेना चाहिए। टायर है, फिर ब्रेक है, वाइपर है, हेडलाइट पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। धीमी गति से वाहन चलाएं, पर्याप्त दूरी बनाकर रखें और जल भराव वाले रास्तों से हमें बचना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय अनावश्यक यात्रा न करने से बचना चाहिए और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना हमें बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसलिए केवल स्वच्छ और ताजा भोजन करें जब भी कहीं आप बाहर जा रहे हैं, और पर्याप्त पानी पिएं, और भीगने के बाद जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहने। हम लोग अभी बारिश की भीगने की बातें कर रहे थे तो सूखे कपड़े आप तुरंत पहन लें। अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग साथ में हो तो उनकी सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्यटन केवल प्रकृति का आनंद लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है। और सबसे जरूरी बात है आरती कि जब भी हम बाहर जाएं स्वच्छता का ध्यान रखें, प्लास्टिक या अन्य कचरा इधर उधर ना फैलाएं, स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करें। ध्यान रहे प्रकृति हमें जितना देती है उसे सुरक्षित रखना भी हमारा दायित्व है। और बारिश का मौसम हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर अनुभूतियां संतुलन में छिपी होती है। उत्साह और सावधानी, रोमांच और जिम्मेदारी, आनंद और अनुशासन के संतुलन में बिल्कुल होता है। बहुत सही कहा आपने। और जब हम पूरे ध्यान से सावधानियों के साथ यात्रा करते हैं तो मॉनसून की हर बूंद यादों का मोती बन जाती है और हर सफर जीवन की अनमोल धरोहर बन जाता है। क्योंकि बारिश का असली आनंद तभी है जब यात्रा सुरक्षित हो, जो प्रकृति है वो सुरक्षित हो और मुस्कान सुरक्षित घर तक लौटे। और सावधानी रखें कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी या चेतावनी अगर कहीं जारी की गई है तो उस जगह की यात्रा को आप कुछ समय के लिए टाल दीजिए और बाद में जब सही हो जाए तब आप जाइए। और आप क्या करें? एक गीत सुनते हैं गीत। लगे हैं कहने, फूलों से भी सुना है तराना प्यार का। कहता है दिल लाके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का।
अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साजों पर दिल ने एक प्रीत का गीत सुनाया। अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साजों पर दिल ने एक प्रीत का गीत सुनाया। ओ मेरी दिलरुबा सुन ले जरा, कहता है दिल तुझसे ये क्या अफसाना। गुंचे लगे हैं कहने, फूलों से भी सुना है तराना प्यार का। कहता है दिल लाके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। दिलबर मेरे दिल में क्या है तू जो इसे सुन लेती, मेरे संग जीवन के कितने सपने तू बुन लेती। दिलबर मेरे दिल में क्या है तू जो इसे सुन लेती, मेरे संग जीवन के कितने सपने तू बुन लेती। ओ मेरी दिलरुबा तू बन शमा और देख जा जलता हुआ परवाना। गुंचे लगे हैं कहने, फूलों से भी सुना है तराना प्यार का। कहता है दिल लाके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। ला 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 ला। हाँ सोनाली, बारिश के दिनों की जो हम बातें कर रहे हैं ना, तो सखियां सखा जितने भी सब लोग हैं ना, सभी लोग अपने अपने अनुभव बांट रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि अभी कल ही मेरी 2 छोटी बहनें अपनी सकुशल अमरनाथ यात्रा से आई। मैं स्वास्थ्य कारणों से जा नहीं पाई, लेकिन उनकी काफी कठिन और मुश्किल भरी यात्रा थी। बारिश के कारण कई सारी रुकावटें भी आई, लेकिन सावधानी से की गई उनकी यात्रा आनंददायक और यादगार रही। क्या बात है, बिल्कुल यादगार बन जाती है यात्रा जब हम सावधानी बरतते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। तो कोई जब परेशानी नहीं होती है तो फिर हम उसका लाभ भी उठा पाते हैं अच्छे से। हमारे एक साथी जो कहते हैं कि कल्याण से पुणे जाते समय ये नजारा बहुत देखने को मिलता है कि बारिश के दिनों में सभी के हाथ में मोबाइल के कैमरे चमकने लगते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में घुमावदार रास्ते से ट्रेन का जाना और हरे भरे पहाड़ियां, बादल और कहीं कहीं पहाड़ों से पानी गिरते हुए देखना बड़ा ही सुखद और मनोरम होता है। चलिए आप किसी चीज में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, चलिए आप उसमें से बना सकते हैं वीडियो, लेकिन पैदल जाते समय बहुत ध्यान रखें कि मोबाइल में ही आपका ध्यान ना रहे। सड़क पे भी ध्यान रखिए, जहां पे आप चल रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए कि आप कोई पहाड़ी पे तो नहीं है। इस तरह से अपनी सावधानी के साथ में आप करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। एक साथी लिखते हैं कि मानसून के दौरान यात्रा करने के कई अनूठे फायदे और अनुभव है। प्राकृतिक सुंदरता का चरम इस मौसम में पहाड़, जंगल और घाटियां जीवंत हो उठती है। झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं। धुंध और बादलों का खेल दृश्यों को जादुई बना देता है। सस्ता और किफायती सफर मानसून को पर्यटन का ऑफ सीजन माना जाता है। इस दौरान होटलों, फ्लाइट्स और स्थानीय यात्रा पैकेजों पर भी बहुत सारी छूट होती है और ये कहते हैं कि इन दिनों मौसम बहुत सुंदर होता है। ये तो है। और एक हमारे साथी जो अभी वहीं पे हैं, मतलब अभी घूमने गए हुए हैं, तो बारिश में पर्यटन का आनंद और सावधानियां के बारे में बता रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में ही दर्शन करने के लिए हम आए हुए हैं जम्मू कश्मीर। इस समय बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड भी हो रही है, यानी भूस्खलन भी हो रहा है और सावधानी पूर्वक हम इसलिए होटल में रुके हुए हैं और मौसम ठीक होने पर ही हम दर्शन करने जाएंगे। ये वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन, मतलब वो दर्शन करने गए हुए हैं तो वो भी होटल में रुके हुए, तो आप तब तक सावधानी पूर्वक रुके रहिए जब तक मौसम अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता और रास्ता साफ नहीं हो जाता। वैसे हमारे अन्य साथियों ने भी इसी विषय में बातें लिखी हैं। एक साथी लिखते हैं
कि बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद प्राकृतिक हरियाली, ठंडी हवा और बहते झरनों का अनुभव कराता है, लेकिन इसके लिए वाटरप्रूफ पैकिंग, सुरक्षित जगहों का चुनाव, खान पान में सावधानी बेहद जरूरी है। बारिश में पर्यटन का आनंद मनमोहक हरियाली, पेड़ पौधे, बाग बगीचे खिल उठते हैं, जिससे चारों तरफ ताजगी रहती है, शांत वातावरण, भीड़ भाड़ कम होने से सुकून और शांति मिलती है। और ऐतिहासिक जगह जैसे मांडू है, ओरछा, उदयपुर, ऐसे ऐतिहासिक स्थान बारिश में बेहद खूबसूरत दिखते हैं। जरूरी सावधानियां हमें छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ बैग हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही कहते हैं कि अच्छी पकड़ वाले स्किल्ड जूते पहने, एंटी स्किड जूते पहने, और खान पान हमेशा ताजा भोजन खाए, साफ या उबला पानी पिए। इसी तरह की बातें एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि बता रही हैं कि मेरे पति की पोस्टिंग बारिश के मौसम में बांध यानी कि डैम पर होती है। करीब 3-4 साल पहले की बात है। उस समय बांध के आसपास ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। कुछ परिवार वहां पिकनिक मनाने आए हुए थे। मौके पर तैनात गार्ड ने उन्हें चेतावनी भी दी कि वो नदी या पानी के बीच में ना जाएं, क्योंकि अचानक पानी बढ़ सकता है, लेकिन वो लोग नहीं माने और बीच में चले गए। तभी ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण बांध का पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में 4 लोग बह गए। बहुत बड़ी ये तो दुर्घटना हो गई। उन्होंने बताया कि मतलब बार बार चेतावनी होने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना। ये बहुत लोग गलत करते हैं कि हमें अपनी जान से ज्यादा किसी चीज की चिंता नहीं करना चाहिए। उसे हमें बहुत सावधानी से, उस वक्त उस सिचुएशन को बहुत सावधानी से हमें बरतना चाहिए। हम क्योंकि हमारे पास हम अपनी जिम्मेदारी तो होती ही है, साथ में परिवार की, जो भी लोग हमारे साथ में गए, इतने सारे लोग गए हुए, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, जिम्मेदारी को। और सरकार हमारे भले के लिए ही कहती है, वो चेतावनी जारी करती है कि हम अपनी जान को बचा सके। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सब कहा जाता है, तो उसका पालन जरूर करिए। और सबसे जरूरी बात है कि बारिश में थूकना वगैरह ये सब गंदी आदतों को हमें भूलना चाहिए। वैसे तो कभी भी थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से घेर सकती है। और अब क्या किया जाए आरती? एक गाना गीत सुन लेते हैं। सुनते हैं गीत। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों? डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों? इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। खुद मिट्टी किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। पतवार है कश्ती के तो हम क्या
लगा ले दाव लगा ले, तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बुरी आदत के बारे में। एक हमारी सखी ने लिखा है आरती कि जिस जगह को हम अपनी नहीं समझते उससे गंदा करना आसान लगता है, लेकिन शहर भी आखिर हमारा ही घर है, ये विचार नहीं रखते हैं। मैं किसी रिश्तेदार के घर गई थी, एक 4-5 साल के बच्चे ने दीवार पर थूका। मैंने पलट कर देखा तो वो बोला चाचा भी तो ऐसा ही करते हैं। हमने तो कुछ कहा नहीं, पर मन में विचार है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं, बच्चे वही बहुत सही बात लिखी है कि बच्चों के सामने हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही अपनाते हैं। तो हमारी ये कोशिश हो कि थूकना तो है ही नहीं, बिल्कुल जो पीकदान बनी होती है उसी में थूकना है, और अपने घर में जो बेसिन वगैरह होते हैं उसे भी साफ रखना बहुत जरूरी है। थूकने के बाद में उसमें भी पानी से अच्छे से धोना बहुत जरूरी है। और हमारे एक साथी जो लिखते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, हम विदेशों में एहतियात बरतते हैं कि हम गलती ना करें, पर अपने देश में गलती को बार बार करते हैं। मैंने किसी से सुना कि खाड़ी देशों में अगर आप सड़कों पर जहां तहां थूकते हुए पाए गए तो उनके पास स्प्रे जैसी कुछ चीज होती है जिसे वो आपके मुंह में स्प्रे कर देते हैं, जिससे आपके मुंह में सूजन हो जाती है और आपका मुंह सूज जाता है, यही सजा दी जाती है। तो ये इस तरीके की चीजें अब हमें तो नहीं पता है, खैर ये बता रही हैं इस तरह की चीज, लेकिन ये जो मैसेज है कि भाई थूकना बहुत गलत है, तो वो तो आप कहीं भी मत करिए, क्योंकि जो सड़क भी है इसके भी ये भी हमारी ही है, समझिए सरकार की नहीं, ये जो हम टैक्स देते हैं उससे उसको ठीक किया जाता है। तो ये इस तरीके की चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही हमें अपने घर के बाहर भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इंदौर शहर में कोई व्यक्ति थूकते पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना लग जाता है। अरे तो ये तो बहुत सही है। इस तरीके की जब इस तरह की जब सजा मिलती है या इस तरह की चीजें जब निर्णय दिए जाते हैं ना कि आपको ऐसे देना है, पैसे देने, जुर्माना देना है, तब हम उस चीज को थोड़ा सा सोच के करते हैं कि नहीं यहाँ पे हमें पैसे देने पड़ जाएंगे, इसलिए ना करें। तो ऐसे इस तरह से होना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पान मसाला और गुटखा खाने की लत के कारण लोग बार बार कहीं भी थूकने पर मजबूर हो जाते हैं, और मानसिकता, सफाई के प्रति लापरवाही और सामाजिक आचार संहिता का अभाव इस आदत को और भी बढ़ावा देता है। एक साथी लिखते हैं कि अपने थूकने वाले लोग ये नहीं देखते कि उनके पीछे और भी लोग आ रहे हैं, और ये बहुत ही गंदी आदत है, इसके लिए इस चीज को नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे बस किसी ऑटो में बैठे हैं या बस में बैठे हैं तो हम मुंह निकाला थूक दिया, क्योंकि नीचे और जो चल रही सड़क पे चल रहे हैं लोग उन पे भी कभी कभी उनके कपड़ों पे गिर जाता है, कभी कभी इस तरह। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। कई बार जब हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तब भी ऑटो वाले जो भैया होते हैं वो हालांकि दिन भर वो काम करते रहते हैं, पर जरूरी नहीं वो चलाते चलाते ऐसे थूक देते हैं। तेज हवा आई तो उसका छींटा जो है पीछे वाले लोगों पर आ सकता है। और एक साथी ने लिखा है कि खुले में थूकने से टीबी और अन्य सांस संबंधी संक्रमण हवा और सतह के जरिए तेजी से फैलते हैं। गंदगी से गलियां, दीवारें और सार्वजनिक स्थल बदरंग और गंदे हो जाते हैं, जो शहर की खूबसूरती को बिगाड़ते हैं, और साथ ही खुद का स्वास्थ्य भी खराब होता है, क्योंकि हवा से जो जीवाणु है, कीटाणु है, वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और हम भी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें थूकने की आदत को तो अलविदा कहना ही चाहिए। और एक साथी जो लिखते हैं कि एक सभ्य इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी आदतों से होती है। जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कहीं भी थूक देता है तो उसे देखकर मन में खिन्नता होना स्वाभाविक है। तो ऐसी आदतें न केवल वातावरण को अस्वच्छ बनाती हैं बल्कि कई बीमारियां फैलने का भी कारण बनती हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए हमें। एक साथी ने लिखा है कि मेरी शॉप के आगे जब लोग थूकते हैं तो मैंने साफ शब्दों में मना करता हूँ। ऐसी जगह मक्खी मच्छर होते हैं जो बीमारी का कारण बनता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक कानूनी अपराध है, और इन्होंने कहा है कि इस तरह से ये दंड जो है ये तो लोगों को डराने के लिए, एक आदत लगाने के लिए दंड है, पर हमें खुद से ही इन आदतों को अपनाना चाहिए कि इसके साथ सामने वाले के साथ साथ हमारा भी इसमें फायदा ही होता है। बिल्कुल। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक गुजरात के बड़ौदा जो बस अड्डा है वहां पर पान मसाला तंबाकू पाए जाने पर जुर्माना लगता है, और मेरे सामने एक बार बस में मैं जब बस अड्डे पर खड़ा था तो एक भाई ने तंबाकू की पूड़ी निकाली, दोनों हाथों से उसको बना रहे थे, तो सिक्योरिटी वाले आए और 200 रुपए का दंड का जुर्माना भी लगाया, और तंबाकू जो बना रहे थे वो पूड़ी उसको भी ले गए। और स्वच्छता का अभियान और स्वस्थ रहने का अभियान चलाया जाता है, तो इस तरीके की चीजें वो करते रहना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे। और अब गीत सुन लेते हैं।
हाँ सोनाली, अब हम बात करेंगे कुछ उपयोगी टिप्स के बारे में, है ना। तो हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि रसोई में काम करते समय तेल की छींटे उंगलियों और हाथों में लग जाते हैं। जैसे कि अगर आपको लग जाए तो आप पहले ठंडे पानी के नीचे रखिए अपने हाथ को, और वहां पर मलाई से कुछ दही लगा लीजिए, कुछ ठंडी चीज लगा लीजिए। ये जलन को भी शांत कर देता है और फफोले भी नहीं पड़ते हैं। और अधिक जल जाए तब तो फिर मरहम और पहले तो डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ती है। और हल्की फुल्की जलने पर ठंडा दूध भी बहुत फायदेमंद होता है। तो कभी कभी तवे पर उंगलियां सट जाती हैं या पकौड़ियां तलते समय उंगलियां तेल में टच कर जाती हैं, तो ऐसे में आप ठंडा दूध या थोड़ी देर में पानी में रखने पर भी जलन खत्म हो जाएगी। एक हमारे साथी ने लिखा है कि किचन में जो हम हाथ में अगर कट जाता है तो उसमें तुरंत ही सरसों का तेल लगा लिया जाए तो खून रुक जाता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है। और उसी जगह पर चीनी लगा ले तो खून तुरंत रुक जाता है। ये काम मैंने बच्चों पर खूब आजमाया है। बच्चे अक्सर गिर जाते थे, होंठ कट जाता था तो चीनी लगा देती थी। जलने पर तो तुरंत उस जगह पर ठंडा पानी या बर्फ या टूथपेस्ट लगाना चाहिए। हो सके तो अगर ज्यादा चोट है तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। ज्यादा चोट है तो आप अपना इलाज बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल सीधे डॉक्टर के पास जाएं जी। और छोटी मोटी चीजों में ही है आप इसको अपनाएं। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि और कुछ अगर पास में नहीं है तो आप बोरो प्लस भी लगा सकते हैं। वैसे आप कोई चीज तरह की कोई चीज आप लगा सकते हैं। और साथ ही आप कोई घरेलू जैसे कि आलू वगैरह है इनको काट के लगा सकते हैं। एक ने लिखा है कि अगर उंगली जल गई है तो हल्की हल्की सिकाई करके उसे ठीक कर सकते हैं। पानी में उंगली डाल दी तो फफोला पड़ना अनिवार्य है, किंतु यदि जले हुए त्वचा का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उचित उपचार की आवश्यकता है। और इन्होंने वही कहा है कि बर्फ से सिकाई करना है, उसके बाद में बहते हुए पानी के नीचे हाथ धोना है। उसके बाद में सबसे पहले है कि उसको धोना जरूरी है कि उसमें जो कुछ कीटाणु अगर लग गए हैं तो उसे बह जाने देना है और उसके बाद में साफ पट्टी चिपका ले। इसके बाद में इसी तरह का उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ठंडे पानी में हाथ डालना चाहिए अगर जल गया है तो सीधी बर्फ ना लगाए और घाव सूजने से पहले जली हुई जगह से अंगूठी या तंग कपड़े या धीरे से हटा दे। और उन्होंने कहा कि छाले जो आ जाते हैं ना, उंगलियों में पड़ जाते हैं छाले, तो उन्हें फोड़ना नहीं है छालों को, क्योंकि उससे बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है। बिल्कुल सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसको बर्फ के पानी में, ठंडे ठंडे पानी में अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए रखिए, बहते पानी में, तो उससे रहता है ना कि ठंडक पड़ती है और जलन जो है वो शांत हो जाती है। लेकिन अगर अपनी तरफ से कोई अगर बहुत ज्यादा जल गया तो अपनी तरफ से कुछ उसमें मत लगाइए, आप सीधे डॉक्टर को दिखाइए तो वो उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं। और आप क्या करें, ये गीत सुनते हैं गीत। आयले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुंझुन रुंझुन कितना मधुर है ये मिलन, पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुंझुन रुंझुन कितना मधुर है ये मिलन, पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुंझुन रुंझुन कितना मधुर है ये मिलन, छन छनन चूड़ी बोले सन सनन पुरवा डोले, गूंजे ये धरती और गगन, पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुंझुन रुंझुन कितना मधुर है ये मिलन। भैया गोरी गोरी वो थामे चोरी चोरी, कहे वो ओरी ओरी सुन तो जरा, रहूं मैं महकी महकी चलूं मैं बहकी बहकी, लगूं मैं लहकी लहकी उनको सदा, लाए वो कलियां चुन चुन बाजे एक तारा तुन तुन, दोनों ही सुन के हम मगन। तो आरती, सखियों के हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सभी साथियों को हम शुक्रिया कहते हैं और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली सखी सहेली